फिर से रोकना चाहूंगी। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त देखिए पहुंच चुके हैं और उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री हर्ष संघवी भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जैसे ये पूरा हादसा हुआ, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मेरे पास शब्द ही नहीं है, इस हादसे को कैसे बयां करूं, बेहद व्यथित हूं, दुखी हूं, मन परेशान है। और तुरंत वो अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। और देखिए अमित शाह अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अमित शाह का वहां पर पहुंचना, यानी कि कई बातें सामने आ रही, बताई जा रही कि कई टीमें गठित कर दी गई हैं जो इस पूरे मामले को देखेगी। और साथ में देखिए नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, वो भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही अहमदाबाद के लिए रवाना हुए थे। और अब इस पूरे मामले को जल्द से जल्द जांचा जाएगा, ये तथ्य सामने लाने की कोशिश की जाएगी कि इस पूरे हादसे की पीछे की जिम्मेदारी किसकी है, ये पूरा हादसा कैसे पेश आया। प्लेन क्रैश की जो साइट है वहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी निर्णय कपूर अगर मुझे सुन पा रहे हैं, निर्णय, अब गृह मंत्री भी यहां पर पहुंच चुके हैं। चलिए मैं निर्णय का फिर से रुख करूंगी, लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी, जिसके बाद गृह मंत्री यहां से गुजरात के लिए रवाना हुए हैं। और ये वही साइट है जहां पर ये लैंडिंग, क्रैश लैंडिंग प्लेन की हुई है। गृह मंत्री वहां पर मुआयना कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं, पूरे इलाके को देखा जा रहा है। बैल साहब देखिए, ये जो हादसे की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, एक बिल्डिंग में क्रैश होता है। मैं विमान के टाइप को भी समझना चाहूंगी। जो बोइंग 787 है, ये किस तरीके का विमान है और एक विमान कितने साल तक चलाया जा सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है ये 12 साल पुराना विमान है। देखिए 12 साल एक विमान की जिंदगी में कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। हम तो उसको गिनते हैं 25 साल, 30 साल, यहां तक कि 40 साल पुराने भी जहाज आज वायुसेना के अंदर भी फ्लाई हो रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 12 साल को रिलेटिवली न्यू कहा जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर ड्रीम लाइनर के अंदर पहले भी इश्यूज आए हैं और इसका FAA ने भी ऑडिट किया था और उन्होंने कहा था कि जो प्रोडक्शन के अंदर सेफ्टी गैप्स और एम्प्लॉइज को दबाया जा रहा है कि वो सेफ्टी गैप्स को ना बताए। ये FAA की रिपोर्ट और जो वेस्टर्न रिपोर्ट्स है न्यूयॉर्क टाइम्स की, उसमें से मैं आपको बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इस बोइंग 787 के ऊपर प्रश्न तो उठे ही हैं। दूसरा, जब एयर इंडिया, आपने देखा जब तक तो गवर्नमेंट के पास एयर इंडिया था, कितना अच्छा फ्लाई करता था। हम सब लोग कहते थे हम एयर इंडिया के अंदर ही आएंगे। जब हम बाहर जाते थे एयर इंडिया के अच्छे अच्छे रूट्स होते थे। आज क्या हो गया, आप देखिए हर जगह लोग एयर इंडिया को कर्ज कर रहे हैं। जाते हैं तो सीटें प्रॉपर नहीं है, एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहे, जो उनके एंटरटेनमेंट सिस्टम्स हैं वो काम नहीं कर रहे और सब कंप्लेंट्स आते हैं। यहां तक कि इस फ्लाइट के अंदर भी कंप्लेंट्स आई थी। किसी ने वीडियो पुटअप किया और कहा कि इसमें ये चीजें काम नहीं कर रही, जो चीजें मैंने अभी आपको एनुमरेट की है। तो कहीं ना कहीं एयर इंडिया के अंदर मैनेजमेंट इश्यूज हैं। और मैं आपको पहले भी बता रहा था, कैम्बल जो हैं वो वेस्टर्न प्रिंसिपल्स एयर इंडिया और विस्तारा को मिला के डाल रहे हैं और विस्तारा और एयर इंडिया में बहुत फर्क है। ये कल्चरल इश्यूज है। पहले तो कल्चरल इशू है एयर इंडिया का, फिर कल्चरल इशू है विस्तारा का, और फिर कल्चरल इशू है आप एक फॉरेनर को लाके, CEO को लाके यहां पे एयर इंडिया रन करा रहे हैं, जो कि एयरलाइन आपने अभी ली है। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स मुझे एयर इंडिया के पायलट्स ने बताया और वो ये कह रहे थे, मैं ट्रैवल कर रहा था जिस फ्लाइट के अंदर, वो भी मेरे साथ ही बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि इससे काफी डिससैटिस्फैक्शन, अगर आपको याद हो एम्प्लॉइज भी स्ट्राइक पे गए थे कुछ टाइम पहले एयर इंडिया के, और अभी उन्होंने काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व की है। लेकिन जो भी जाता है एयर इंडिया में वो हमेशा कहता है, मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही थी कनाडा से, ये 5 दिन पहले की बात बताता हूं, वो टेक ऑफ करते हैं टोरंटो से और कहां लैंड कर रहे हैं, दिल्ली आना था, कलकत्ता जाते हैं और कलकत्ता से दिल्ली आते हो। कब पता चलता है उनको, जब वो जहाज की तरफ वॉक कर रहे होते हैं। ये हालत है आज एयर इंडिया की। तो कहीं ना कहीं इतने इंसिडेंट्स और इतनी मिसमैनेजमेंट चल रही है एयर इंडिया में। तो मुझे रिक्वेस्ट है DGCA को एक सीरियस ऑडिट करें एयर इंडिया का। बहल साहब, मैं एक जानकारी अपने दर्शकों को भी दे दूं। DGCA की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन की टीम बनाई गई है और उसे रवाना किया गया है अहमदाबाद के लिए। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये पूरा विमान हादसा पेश आया। और देखिए किस तरीके से यहां पर मलबे के टुकड़े नजर आ रहे हैं, ब्लैक बॉक्स इसी मलबे के टुकड़े में मिला है और वहीं से उम्मीदें हैं कि अब ये तथ्य सामने आएंगे कि ये पूरा हादसा कैसे हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह उस साइट पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कहा कि वो बेहद दुखद है इस हादसे से, उनके पास शब्द ही नहीं है कि इन शब्दों में इसे बयां किया जाए। और बैल साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये अगर मैं दुनिया भर के बड़े विमान हादसों की अगर बात करूं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विमान हादसा है।
आप सही कह रहे हैं कि अपने आप में बड़ा विमान हादसा है, लेकिन भारत में 349 लोगों की डेथ का जो चरखी दादरी में इंसिडेंट हुआ था वो भारत के अंदर सबसे बड़ा था, और उसके बाद ये नंबर 2 पे आ जाता है। लेकिन उससे पहले या इसके बाद, इसके आसपास के टाइम पे कभी भी कोई इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ है। और जो सबसे बड़ा हादसा था, मैंने आपको जापान एयरलाइंस का बताया था, 520 लोग जो मरते हैं एक जहाज के क्रैश से। और बैल साहब, मैं आपको रोकूंगी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। मेरे सहयोगी निर्णय कपूर ग्राउंड जीरो से कुछ कह रहे हैं। पहुंचे हैं और सारे रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जो है वो जब अपने अंतिम चरण पे हैं तब वो पहुंचे, क्योंकि उससे पहले यदि आते तो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती थी। लेकिन आप देखिए अब वो आए हैं और यहाँ जो सिचुएशन है उसका स्टॉक लिया है और उसके बाद अब जा कर के वो आगे के निर्देश भी देंगे। यहाँ एजेंसीज जो जांच कर रही हैं इस मामले की, उन्होंने भी उन्हें ब्रीफ किया है और बताया है कि किस प्रकार से यहाँ पे सिनेरियो था और क्या क्या जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट हुए हैं और किस प्रकार से आगे की जो जांच है वो की जाएगी। और जाहिर सी बात है सबसे पहले इस घटना पर रिएक्ट उन्होंने किया था, गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की थी अमित शाह ने जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं उनको तुरंत मोबिलाइज करवाया था कि किसी भी तरह से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिंदा बचाया जा सके अगर पॉसिबिलिटी है तो। और फॉर्चुनेट बात यह है कि एक व्यक्ति इस विमान का जो पैसेंजर है वो जीवित बचा है, लेकिन बाकी अभी तक किसी के जीवित बचने का कोई सुराग नहीं मिला है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। जी बैल साहब, आप अपनी बात पूरी करें। जी बस मैं यही कहना चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी के लिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड उन्होंने अभी तक निर्धारित कर दिया होगा, डीजीसी ने, वो पहले रात तक कर देते हैं। और अब जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, अभी रात होने वाली है, इसके ऊपर जितनी जल्दी वो कार्रवाई करेंगे उतना ही सही रहेगा। रात होते ही बहुत मुश्किल हो जाएगा रेस्क्यू करना। और फिर तीसरी चीज पे कहूंगा कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो होगा उसमें सारे एक्सपर्ट्स होंगे, उसमें इंजीनियरिंग के होंगे, पायलट्स भी होंगे और डीजीसीए के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और कई बार तो ओईएम के भी रिप्रेजेंटेटिव्स को वो इंटीग्रेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफी अच्छी इसकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पर मुझे कोई डाउट नहीं है, और हमको ट्रू कॉज पता चलेगा। लेकिन इसमें समय लगेगा, 6 महीने से 1 साल लग सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे को स्पेशलिस्ट एजेंसीज के पास ले जाया जाएगा, चाहे वो पार्ट्स हैं, चाहे वो ब्लैक बॉक्स है, सीवीआर है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर या दूसरी चीजें हैं, तो उनको लेके जाया जाएगा स्पेशलिस्ट एजेंसीज के पास, जहां से इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी।